सन 333 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हक्षमनी साम्राज्य पर हमला किया। आखिरी हक्षमनी सम्राट दारा तृतीय को हराकर उसने हक्षमनी साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। फिर सिकंदर ने मध्य एशिया के लड़ाके कबीले और छोटे छोटे राज्यों को हराकर सन 327 ईसा पूर्व में काबुल घाटी पर अधिकार कर लिया। अफगानिस्तान के दुर्गम पर्वतों ने सिकंदर के न सही पर सिकंदर की सेना के तो हौसले पस्त कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने कई शहर बसाए थे जिन सबका नाम अलेक्जेंड्रिया से शुरू होता था। इनमें सबसे विख्यात है मिस्र का शहर अलेक्जेंड्रिया। कुछ अलेक्जेंड्रिया अफगानिस्तान में भी थे, जैसे अलेक्जेंड्रिया एरिया जिसे आजकल हम हेरात कहते हैं, अलेक्जेंड्रिया प्रोफ्थेसिया यानी शायद आज का फराह, अलेक्जेंड्रिया एराकोसिया जिसे आजकल हम कंदहार कहते हैं, और स्कंदरिया शब्द से ही संभवतः कंदहार की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया ओपियाना यानी गजनी, अलेक्जेंड्रिया ऑक्सियाना यानी ए खानूम, अलेक्जेंड्रिया कॉकेसिया यानी बगराम, अलेक्जेंड्रिया नायसिया यानी जलालाबाद इत्यादि बसाए गए। अगर ललितादित्य या विक्रमादित्य ये सब करते तो हमें संदेह करना चाहिए था, लेकिन यूरोपियन व्यक्ति का इतिहास है, इसीलिए इसे हमें श्रद्धा से स्वीकार करना होगा। इन सब बातों पर जरा गौर कीजिए और आप स्वयं सोचिए कि ये कितनी वास्तविक हो सकती हैं। तो यूनानी और रोमन इतिहासकारों के अनुसार फिर सिकंदर ने खैबर दर्रे से निकलकर भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला के आंभी जैसे कुछ राजाओं ने तो उससे दोस्ती कर ली, लेकिन बाकियों ने उसे ऐसी टक्कर दी जिसे यूनानी कभी नहीं भुला पाए। अश्वकर्ण के लोगों ने यूनानियों के छक्के छुड़ा दिए और मशकावती या मसागा के एक एक पुरुष और महिला ने अंतिम सांस तक लड़ाई की। ऑर्नोस या वर्णा की घेराबंदी काफी कठिन थी। झेलम के किनारे पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना की धज्जियां उड़ा दी और मलोई में तो खुद सिकंदर मरते मरते बचा, लेकिन अपनी बड़ी सेना के साथ सिकंदर जीतने में कामयाब हो गया। आगे मगध साम्राज्य भी था और यहां भारत में एक एक इंच जमीन के लिए जानलेवा संघर्ष करना पड़ रहा था। तो सिकंदर के सिपाहियों ने घबराकर विद्रोह कर दिया। इसलिए सिकंदर सिंधु नदी और बलोचिस्तान के रास्ते वापस निकल गया। बलूचिस्तान के रेगिस्तान में सिकंदर की सेना की बहुत दुर्गति हुई और वो अपनी अधमरी सेना लेकर फारस पहुंचा और वहां से अपनी राजधानी बेबीलोन पहुंचा। वहां 33 साल की उम्र में सन 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका साम्राज्य तुरंत ही बिखर गया। सिंधु घाटी के राजाओं ने यमन सत्ता को उखाड़ फेंका। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके दरबारियों, सामंतों और सेनापतियों ने उसका साम्राज्य आपस में बांट खाया। ईरान, अफगानिस्तान समेत उसके साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेल्यूकस निकेटर के हाथ में आ गया, जिसने सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की। इस समय तक भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय हो चुका था, जो मगध में पाटलिपुत्र में केंद्रित था। पहले मौर्य सम्राट बने चंद्रगुप्त मौर्य। जब सेल्यूकस ने सिकंदर के अधूरे और बर्बाद सपने को पूरा करने के लिए भारत पर चढ़ाई की, तो सिंधु नदी के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बुरी तरह से हरा दिया। सेल्यूकस ने 500 हाथियों के एवज में ज्यादातर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान मौर्यों को दे दिया। मौर्यों का अफगानिस्तान में शासन करीब एक शताब्दी तक चला और यह कोई छोटा कालखंड नहीं होता है। सेल्यूकस निकेटर के बाद उसके साम्राज्य में कई कमजोर शासक आए, जिनके बारे में सिवाय उनके सिक्कों के कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का स्थायी शासन चला और बिंदुसार के बाद सम्राट बने अशोक महान, जिनकी गिनती विश्व के महान शासकों में होती है। फिर जैसा कि प्रचलित है कि कलिंग के भीषण संग्राम के बाद सम्राट अशोक को वैराग्य हुआ और उन्होंने गौतम बुद्ध के बतलाए हुए अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए बौद्ध संप्रदाय को काफी बढ़ावा दिया। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 9 अलग अलग दिशाओं में मिशनरी भेजे, बौद्ध आचार्य और भिक्षु भेजे। इसको यदि हम सच माने तो इस मिशन के माध्यम से भारत और चीन के बीच संपर्क स्थापित हुआ। कुछ मिशनरियों ने अफगानिस्तान में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। वैसे यहां इसके अलावा और भी कई पंथों का प्रचलन था। सम्राट अशोक को उनके स्तंभों और शिलालेखों के लिए जाना जाता है और अशोक स्तंभ परसेपोलिस के स्तंभों से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। सम्राट अशोक महान के शिलालेख भारतीय इतिहास में लिखित भाषा यानी लिपि के पहले प्रमाण हैं।
इससे पहले के समय में भारत में लिपियों के प्रयोग पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। अशोक के शिलालेख अफगानिस्तान में मौजूद हैं। कंदहार के अशोक के शिलालेख और इसी क्षेत्र के दुभाषीय सिक्कों से सन 1838 में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि खोज निकाली। इसी के कारण आज हम ब्राह्मी लिपि और बाद की लिपियां पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो हम भारतीय इतिहास को भी सिंधु घाटी की तरह ही टटोलते रह जाते। इसीलिए सम्राट अशोक की कंदहार की इस चट्टान का बहुत ज्यादा महत्व है। सन 236 ईसा पूर्व के आसपास सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई और एक के बाद एक कई कमजोर मौर्य शासक हुए। इससे मौर्यों की अफगानिस्तान पर पकड़ काफी कमजोर पड़ गई। उधर सेल्यूसिड साम्राज्य का भी बुरा हाल था और यवनों की एक शाखा बल्ख में शासन करने लगी। इन्हें हम बैक्ट्रियन ग्रीक्स कहते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान को कट्टरता का जरा भी एहसास नहीं था। पारसी पंथ के अनुयायी, संभवतः वैदिक पंथ के अनुयायी, ग्रीक और मध्य एशियाई पंथों के अनुयायी सब मिलजुल कर रहते थे और अब बौद्ध संप्रदाय भी आकर जुड़ गया था। सेल्यूसिड सम्राट एंटियोकस तृतीय ने अपने साम्राज्य को फिर से एकजुट करने की कोशिश की। उसने मौर्यों के कमजोर पड़ने का फायदा उठाया और गंधार और पंजाब पर आक्रमण किया। एंटियोकस की टक्कर गंधार में सुभाग सेन से हुई। उसने कई इलाके जीते। उसके बाद डेमेट्रियस ने हमला किया, जिसे कलिंग के प्रतापी राजा खारवेल ने हराकर सिंधु नदी के उस पार खदेड़ दिया। इन ग्रीक लोगों और शासकों को इंडो ग्रीक कहा जाने लगा, जो अब राजनैतिक तौर पर बैक्ट्रियन ग्रीक्स से अलग हो चुके थे। इनको सबसे ज्यादा इनके सिक्कों के लिए जाना जाता है, जो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। लेकिन खारवेल की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य कमजोर पड़ गया और उधर पाटलिपुत्र में तख्ता पलट हो गई। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश स्थापित किया। ग्रीक राजा मिनेंडर ने भारत पर हमला किया तो पुष्यमित्र ने मिनेंडर को हराकर पंजाब तक खदेड़ दिया। लेकिन यह सारा का सारा प्रसंग अत्यंत विवादास्पद है और वर्षों और घटनाओं के क्रम को लेकर इतिहासकारों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। आगे चलकर मिनेंडर बौद्ध बन गया, जिसको लेकर एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हा, यानी मिलिंद प्रश्न। इसमें मिलिंद यानी मिनेंडर सवाल करता है और बौद्ध उपाध्याय नागसेन जवाब देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण संवाद। तो इस तरह से पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पंजाब के मैदानों तक के ग्रीक लोग या तो बौद्ध बन गए या वैदिक संस्कृति में विलीन हो गए। अपने साथ ये कई मान्यताओं और देवी देवताओं को लेकर आए थे, जिनका संस्कृतिकरण हो गया, जो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। इसी समय पार्थियन साम्राज्य मध्य एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा। इसको अर्शक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। सन 160 ईसा पूर्व के आसपास पार्थियन शासक मिहिरदात ने बैक्ट्रियन ग्रीक राजा यूक्रेडिटिस को बुरी तरह से हराया और उन्होंने अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। सन 140 ईसा पूर्व आते आते मिहिरदात ने फारस और बेबीलोन पर भी अधिकार कर लिया और सेल्यूसिड साम्राज्य को सीरिया में समेट कर रख दिया। मिहिरदात ने काबुल और कंधार पर भी अधिकार कर लिया, जिसके कारण अर्शक साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी तक आ लगी। लेकिन कुछ समय बाद, थोड़े समय के लिए पार्थियन साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता आई, जिस दौरान मध्य एशिया से सिथियन घुड़सवारों ने यानी शकों ने अफगानिस्तान होते हुए बोलान दर्रे के रास्ते भारत पर चढ़ाई की। शकों का दक्षिणी अफगानिस्तान पर इतना गहरा प्रभाव रहा कि इस्लाम के आ जाने तक इस भाग को शकिस्तान कहा जाता रहा, जिससे सिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई। मध्य एशिया और भारत के बीच हमेशा अफगानिस्तान का पठार बीच में आ जाया करता था। तो बैक्ट्रियन ग्रीक और इंडो ग्रीक राज्यों की तरह ही शकों की दो शाखाएं हो गईं। अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत तक बसे हुए शक इंडो सिथियन कहलाए, जिन्हें भारत में केवल शकों के नाम से जाना जाता था। इंडो ग्रीक्स की तरह ही शक भी अपने साथ अपनी अपनी संस्कृतियां लेकर आए थे और भारतीय समाज में घुल मिल गए। तब से लगभग 100 साल तक मध्य एशिया में एक अजीब सा दिलचस्प खेल चलता रहा। स्योंगनू साम्राज्य मध्य एशिया के एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था। अब तक चीन पश्चिमी जगत से कटा हुआ था। हर जाति अपने से कमजोर जाति को दबाती है, तो इस श्रृंखला में चीन का हान साम्राज्य पश्चिम की तरफ फैलने लगा और सियांगू जाति ने
अपने से दक्षिण में बसे यूजी लोगों पर दबाव डाला और उन्हें बल्ख की तरफ धकेल दिया। इन्हीं यूजी लोगों को हम कुषाण कहते हैं। कुषाणों ने बचे खुचे बैक्ट्रियन ग्रीक्स का सफाया कर दिया और बल्ख के क्षेत्र में बस गए। तो अब चीन का पश्चिमी जगत से व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया था। इस रास्ते से होते हुए चीन का रेशम पश्चिमी जगत तक जाया करता था, इसीलिए इसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते थे। ऐसा ही एक मार्ग समुद्र के रास्ते होते हुए जाता था, तो बहुत से देश आपस में जुड़ गए। ये व्यापारिक मार्ग पारस के पत्थर साबित हुए। जिस किसी राज्य से होकर ये गुजरते थे, उनकी तो चांदी ही चांदी कहिए, बल्कि सोना ही सोना समझ लीजिए। तो मध्य एशिया का रेशम मार्ग कुषाणों और पार्थियंस के राज्यों से होकर पश्चिमी एशिया और यूरोप तक जाता था, जहां रोमन गणराज्य पांव पसार रहा था। रोमन्स ने सन 130 ईसा पूर्व तक ग्रीस पर कब्जा कर लिया और एक के बाद एक ग्रीक राज्यों को निगलना शुरू कर दिया। कुछ ही दशकों में उन्होंने बचे खुचे सेल्यूसिड साम्राज्य को समाप्त कर दिया और रोमन्स खुद को यूनानियों का उत्तराधिकारी बताने लगे। रोमनों का तर्क था कि यवनों की तरह ही सिंधु नदी तक का इलाका उन्हें मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में जूलियस सीजर के जमाने में रोमनों और पार्थियनों के बीच घनघोर लड़ाइयां हुई। पार्थियंस माहिर घुड़सवार और तीरंदाज थे और इनके बदौलत पार्थियंस ने रोमन्स को कई बार दिन में चांद सितारे दिखाए। यह संघर्ष 250 साल तक चला और अगर कहीं रोम जीत जाता तो रोमन साम्राज्य अफगानिस्तान तक होता, लेकिन पार्थियंस ने उन्हें रोके रखा। लेकिन यूरोपियन इतिहासकार रोम की विजय गाथाओं की डींगे मारने से बाज नहीं आते। रोम के यूनानी मिस्र पर कब्जे को आप सीजर, क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी की कहानी के रूप में अच्छे से जानते हैं। बहरहाल सन 50 ईसा पूर्व के आसपास पार्थियन साम्राज्य कुछ संभला और उसने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान समेत भारतीय शकों को हराकर सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया। लेकिन रोम से संघर्ष कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए पूर्वी प्रांतों की अनदेखी हुई और फिर एक बार अफगानिस्तान का पठार बीच में आ गया, तो पार्थियंस की भारतीय शाखा अलग हो गई। इन्हें हम इंडो पार्थियन कहते हैं। इंडो पार्थियन राजा खुद को गोडोफरेस कहते थे, जिनकी गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। और उधर मध्य एशिया से ताकतवर द्वारा कमजोर को दबाए जाने वाला चक्र चला आ रहा था। हान साम्राज्य सियोंगों पर दबाव डालता रहा, सियोंगू कुषाणों पर, कुषाण इंडो पार्थियंस पर, इंडो पार्थियन शकों पर, शक बचे खुचे इंडो ग्रीक्स पर और इंडो ग्रीक्स क्षेत्रीय भारतीय राज्यों पर दबाव डालते रहे। यदि हम ईसाई परंपरा की माने तो लगभग इसी समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी ईसवी संवत की शुरुआत।